हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 8/12/2022 को होता उसके आज थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें ये करेक्ट पैसिव फॉर्म के लिए कह रहा है। तो जो शब्द है डिड ही डू हिज मिशन। देखिए डिड मतलब पास्ट की थोड़ी थोड़ी सी बात हो रही है। देखिए सब में ही वॉज है, तो वॉज हिज मिशन के साथ तो शुरुआत होगी। अब देखिए यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। यहाँ पे आपके सेंटेंस में कोई भी आईएनजी वाला पार्ट नहीं, इसलिए बीइंग तो होगा नहीं। हैड दिस है, वॉज से शुरुआत होनी थी, तो इसलिए ये भी गलत है। अब बचे दो। तो वॉज हिज मिशन डन बाय हिम या डू बाय हिम। डू बाय हिम नहीं होगा, डन बाय हिम अप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। डिड ही डू हिज मिशन का वॉज हिज मिशन डन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पूछ रहा है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में बदलो। तो यहाँ पे लिखा है डज शी नो मी। तो डज शी नो मी, मी के एम आई हो जाएगा यहाँ पे। एम आई के साथ शुरुआत होनी चाहिए। देखिए एम आई यहाँ पे, एम आई यहाँ पे। इज शी नोन टू मी और इज शी नोन बाई मी, ये दोनों ही नहीं होगा। एम के साथ शुरुआत होगी। तो एम आई नोन बाई हर, एम आई नोन बाई हर ना होके एम आई नोन टू हर होना चाहिए। क्या वो मुझे जानती है या मैं क्या उसे जानती हूँ, ये दोनों का संदर्भ ऐसा ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द हैजर्ड का। हैजर्ड मतलब होता है समथिंग विच इज डेंजरस। तो आप देखेंगे पेरिल मतलब भी डेंजर होता है, जेपर्डी मतलब भी डेंजर या रिस्क होता है। डेंजर मतलब तो डेंजर ही होता है। तो एक ही शब्द बचा प्रोटेक्शन, जो कि हैजर्ड का ऑपोजिट होगा। प्रोटेक्शन मतलब किसी चीज को बचाना, डेंजर मतलब खतरा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताने के लिए शब्द रिटेलिएट का। रिटेलिएट मतलब होता है पलटवार करना। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब भी यही होता है, पलटवार करना। रिस्पेक्टेड मतलब जिसकी बहुत इज्जत हो। वेलकम मतलब स्वागत करना किसी का। और फॉरगिव मतलब किसी को माफ कर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्डेंसिंग ये गलत लिखा हुआ है। कंडेंसिंग की स्पेलिंग होती है CONDENSING। कंडेंसिंग, कंडेंसिंग मतलब क्या होता है? भाप का पानी वापस बन जाना, उसे हम कंडेंसिंग कहते हैं। कंडेंसिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया या एग्रीमेंट। मतलब जब कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जब आपने दो लोगों के विचार एक जैसे ना हो, उसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। या आप कोई चीज करें और वो उस चीज की उल्टी हो। मतलब कुल मिला के जैसे कि आप अच्छी अच्छी बात करें और खुद बुरा काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। एबहॉरेंट मतलब होता है समथिंग विच मेक्स यू फील हेट और डिसगाइज, डिसलाइक भी कह सकते हैं आप। और हेरिडेटरी मतलब होता है जो ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाती है, उसे हेरिडेटरी कहते हैं। मतलब जो बीमारियां होती हैं जो हेरिडेटरी होती हैं, पेरेंट्स से बच्चों पे आ जाती है। इसी तरह कई बार देखेंगे आप, माता पिता इंटेलिजेंट होता है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। तो ये कुछ हेरिडेटरी ट्रेड्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाती है, उसी को हम कहते हैं। अपने माता पिता, अपने दादा या अपने पूर्वजों से जो हमें वो कुछ वो मिलता है, बाय बर्थ चीजें मिलती हैं, उसे हम हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड था कंडेंसिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे ये शब्द हाइजीन लिखा है, ये गलत लिखा है। इसकी सही स्पेलिंग होती है HYGIENE। हाइजीन मतलब होता है साफ सुथरे तौर पे रहना, क्लीन विदाउट दी बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजीज। मतलब वैसी जगह जहाँ पे कोई बैक्टीरिया ना हो जिससे कि कोई बीमारी हो, उसे हम हाइजीन या हाइजीनिक चीजें कहते हैं। बुके जो होता है वो एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होता है जो आप किसी मैरिज या फंक्शन में किसी को देते हैं। मॉर्गेज मतलब होता है कर्ज। कर्ज किस तरह का कर्ज? मतलब जब आप कुछ कर्ज उठाते हैं किसी चीज को गिरवी रख के, जो जिस चीज को आपने गिरवी रखा उसी को आप मॉर्गेज कहते हैं। और शैंपेन तो पता ही है आपको, पार्टीज और कई बार विक्ट्री में खोल के पी जाती है, एक तरह की अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेवन में इडियम का मतलब पूछ रहा है। इडियम का मतलब है ऑन क्लाउड नाइन, मतलब सातवें आसमान पे, जो हम हिंदी में कहते हैं।
इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में अंडरलाइन शब्द का सिनोनिम पूछ रहा है, तो देखते हैं। द प्रोफेसर रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द erroneous description of the historical events in the journal। जो प्रोफेसर था, उसने जो गलत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था हिस्टोरिकल इवेंट्स का उनके जर्नल में, उसके बारे में कुछ भी कमेंट करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हेरानियस मतलब फुल ऑफ एरर, इनएक्यूरेट, एरर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, इनएक्यूरेट। सूटेबल मतलब कोई जो सूटेबल चीज हो किसी चीज के लिए, मतलब यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, मतलब आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो, मतलब जो इस जॉब में चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं। लूसिड मतलब इजी होता है, और सेंसिटिव मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, तो वो आंखें लाल हो जाती है। मतलब सेंसिटिव मतलब जो हल्के से टच या हल्के से किसी इमिशन ऑफ लाइट से चीजों में परिवर्तन आने लगे तो उसे हम सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक मतलब फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन वर्ड पूछ रहा है। तो एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, मतलब एक वैसा स्टेटमेंट जो कि बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया गया, उसे क्या कहते हैं? तो आपने हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा था, उसी को इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं। चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहने को हाइपरबोल इंग्लिश में और अतिशयोक्ति हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट में भी सबसे सुप्रीम हो उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा HTML, जिसपे कि कंप्यूटर पे वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड कह सकते हैं हम, या दिखावा। इंग्लिश में जाए तो डिसीट या डिसेप्शन, छल। तो ये सारे हैं। और हिपोक्रेट्स तो वो थे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जैसे आपने थ्री इडियट्स में देखा था ना, वो हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में बात करते हैं, मतलब हर डॉक्टर एक ओथ लेता है। हिपोक्रेट्स कुल मिला के वो पर्सन थे जिन्होंने मेडिसिन में बहुत बड़ा काम किया, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी जो दवा है उनकी फादर ऑफ मेडिसिन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट आंसर था हाइपरबोल। यहाँ पे जंबल ऑर्डर में पैराग्राफ आ गया है, उसे हमें सही ढंग से लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डी से शुरुआत होना सबसे अप्रोप्रिएट है। तो पढ़ते हैं। सिंस द अर्ली 19 Since the early 1600s, the English language has had a keyhold on the Indian subcontinent. When the East Indian Company established settlements in Chennai, Kolkata and Mumbai, formerly Madras, Calcutta and Bombay respectively। तो देखिए 1600 से इंग्लिश का जो टो होल्ड है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? चेन्नई में, कोलकाता और मद्रास में। जैसे कि पहले मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे कहा जाता था। इसके बाद India has had a longer exposure to English than any other country which uses it as a second language, its distinctive words, idioms, grammar and rhetoric spreading gradually to affect all places, habits and culture। तो क्योंकि इंडिया में जो इंग्लिश का एक्सपोजर है वो ज़्यादा समय के लिए रहा, इसलिए इसके इडियम्स, ग्रामर्स और मतलब अलग अलग तरह के प्लेसेस और हैबिट्स में ये एकदम समा सा गया है। तो ये हर जगह इस्तेमाल होने लगा है बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी किसी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से कभी भी दूर नहीं था एवरीडे यूजेज से। Dozens of distinctly different regional languages are spoken in India, which share many characteristics such as grammatical structure and vocabulary। इंडिया में और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि सेम तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकेबलरी को फॉलो भी करती। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा, DCBA। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स have been working overtime too। ऐसे शुरुआत होगा। See through the applicants' credentials and recommend the shortlisted names to the award selection committee। तो जो मिनिस्ट्री ऑफिशियल है वो बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम कर रहे थे। क्यों? जिससे कि वो बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स आए थे उनमें से छांट सकें उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकें जिन्हें कि अवार्ड कमेटी द्वारा अवार्ड दिया जाना है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप में इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अंडरलाइन शब्द को सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आर कैलकुलेशंस, वेंट ऑल आर आउट ऑल ना होके यहाँ पे बियॉन्ड होना चाहिए, बियॉन्ड ऑल आर कैलकुलेशंस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनके कैलकुलेशन से ज्यादा होगा। वेंट आउट मतलब बाहर कहाँ से जाएगा, इट वुड बी बियॉन्ड देयर कैलकुलेशंस, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। Theodorai Solomon was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth. Instilled मतलब बार बार बता के चीजों को अपने मन में एकदम से घुसा देना, एकदम ऐसे फिक्स कर देना कि वो आप जब भी सोचे तो आप चीज हमेशा सोचे ही सोचे। Instill मतलब to repeat the words and put it in your mind in such a way that you never forget it. तो उसके लिए एक शब्द है इनकलकेट, मतलब टू मेक समवन लर्न समथिंग बाय रेपिटेशन, रेपिटेशन। और इंस्टिल मतलब होता है स्थापित करना, कोई भी मेथड हो सकता है, यहाँ पे हम बार बार चीजों को बता के स्थापित करने की बात करें, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट सिनोनिम था। स्टॉप्ड मतलब रुक जाना, टुक आउट मतलब चीजों को निकालना, और नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर देना चीजों को। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 में ईडियम का मतलब पूछ रहा है। समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, मतलब किसी का दिल सही जगह पे है, इसका मतलब ये होता है समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, मतलब कोई अच्छा पर्सन लेकिन वो कभी कभी बुरा बर्ताव कर देता है, लेकिन वो जनरली एक अच्छा पर्सन है, उसके लिए हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में स्पॉट द एरर आ गया, तो पहचानते हैं। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाई 3 years, तो देखिए यहाँ बाई ना होगा, यहाँ पे इन 3 years मतलब 3 साल में उसने एक सिंगल नॉवल भी नहीं लिखी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, तो कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ और अग्रीमेंट, मतलब लॉ या अग्रीमेंट को कैंसिल या एबॉलिश कर देने को हम कहते हैं एब्रोगेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। कैंसिलेशन मतलब चीजों को कैंसिल कर देना। अल्टीमेशन मीन समवन विच इज अल्टीमेट, द स्टेट ऑफ बीइंग अल्टीमेट मतलब सुप्रीम होना। और प्रोरोगेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट विदाउट डिसॉल्विंग इट, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करने को कह रहा है, पढ़ते हैं। शर्मा डज नॉट लाफ नॉर शी स्माइल, देखिए यहाँ पे डज नॉट आया, नॉर शी ना होके नॉर डज शी स्माइल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर और स्माइल्स ना होके सिर्फ स्माइल होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट आंसर, नॉर डज शी स्माइल। क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लैंक्स, तो पढ़ते हैं। द डैश weapons which are easily available in the market are a big threat to the security of nation, तो देखिए क्या चीज थ्रेट हो सकती है, डेडली थ्रेट हो सकती है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। डेडली वेपन्स होंगे जो कि इजीली अवेलेबल होने लगेंगे, तो क्या होगा, एक थ्रेट होगा ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि कोई भी डेडली वेपन्स खरीद लेंगे, सप्लाई कर देंगे टेररिस्ट को, और उसके बाद वो एक देश पे अटैक भी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। अंकिता सेड टू द मदर, तो अंकिता टोल्ड टोल्ड द मदर होना चाहिए, देखिए सभी में दिया हुआ है। योर चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, दैट योर की जगह हर चाइल्ड आ जाएगा, हैज बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, क्राइंग सिंस मॉर्निंग सेम रहेगा, ये चीज फॉलो करनी थी हमें। योर की जगह हर चाइल्ड और हैज की जगह हैड बीन, देखिए यहाँ हैड है नहीं इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ हैड बीन है, यहाँ भी हैड बीन है, यहाँ पे हर है, हर चाहिए था, देखिए यहाँ पे योर दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। बच्चे दो, तो हर चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, देखिए यहाँ पे क्राइंग शब्द होना चाहिए था कंटिन्यूस में, यहाँ क्राई लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो पढ़ते हैं। दिस ईयर ऑरेंज प्राइसेस आर फोरकास्ट टू ग्रो डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल डैश, ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबली वो प्रोड्यूस होगा तो ग्लोबल प्रोडक्शन। इस इस साल जो है ऑरेंज के प्राइसेस है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद भी हो सकता है प्राइसेस बढ़े प्रोडक्शन के बावजूद, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था, एबडक्शन मतलब किसी को किडनैप कर लेना, और रिजम्पशन मतलब मान लेना, कल्पना कर लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन डैश many years a problem for the zoologist and other specialist. तो सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फॉर एक्सटिंक्शन हैज for many years been a problem for the zoologist and other specialists. मतलब जो वाइल्ड जानवर थे, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं, उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए जो जूलॉजिस्ट प्रयास कर रहे थे, वो उनके लिए हमेशा से एक समस्या बनी हुई थी। तो हैज फॉर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। हैड फॉर नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हैज फॉर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Has for many years been a problem for the zoologists and other specialists, but more recently the problem has become so dash and has received so much publicity. तो ये रिसेंटली क्या हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो पाएगी, एक्यूट हो पाएगी। एक्यूट क्यों? क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम बुरी थी, एक्यूट मतलब वेरी बैड, मतलब वेरी सीरियस या वेरी लार्ज या ग्रेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है अब, लोगों को भी बहुत ज़्यादा पब्लिकली इसके बारे में पता चला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्यूट था। अब दैट मोस्ट पीपल आर नाउ डैश अबाउट इट, आर नाउ कंसर्न्ड अबाउट इट, लोग परेशान होंगे, उसके ऊपर चिंतित होंगे, चिंतित होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर इस वाले में होगा। तो कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि जो जूलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा जानवरों को बचा पाना रिसेंट ईयर्स में बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, और अब तो ये प्रॉब्लम काफ़ी एक्यूट हो गई है और लोग उसे पब्लिकली देख भी रहे हैं, इस वजह से वो उसके बारे में परेशान है या चिंतित है। आगे चलते हैं। दिस में at first seem strange because one of the most gratifying developments of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals and the dash decline in the hunting of big game for sport and the consequent मतलब उसके बाद के। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बता ये रहे हैं कि ये ऐसा तब हो रहा है जब बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, किसमें, लॉस टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स में, लेकिन इसके बाद जिससे जिससे कि वो डिक्लाइन कर सके। ये जो बिग गेम ऑफ स्पोर्ट था, मतलब जिसमें जानवरों को हंटिंग किया जाता था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज बनाए गए जिससे कि उनकी हंटिंग कम की जा सके और उनके जो नंबर है उसमें इंक्रीज हो सके, मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो बढ़े। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, why is it that some rare wild animals are still dash with extinction? still dash with extinction मतलब still threatened, मतलब अभी भी वो, मतलब थ्रेट एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुके हैं। अभी भी उनके चांसेस ऐसे हैं कि वो थ्रेटन्ड हैं या खत्म होने के कगार पे हैं। एंड इवन सम ऑफ द लेस रेयर वंस आर रैपिडली डिक्लाइनिंग इन नंबर, और कुछ जो रेयर जो कुछ कम, बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं जानवर, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अच्छे लॉज आने के बावजूद ये जो जानवर हैं ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे क्यों हैं, और जो बहुत जो रेयर हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट लॉज आने के बावजूद भी ऐसा क्यों है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, इसके बारे में ये दर्शा रहे हैं। ये आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ में थ्रेटन के साथ आप जाएंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस सही सा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने 8 तारीख से पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर, मतलब जितने भी एग्जाम हुए थे एसएससी सीजीएल 2022 के, उसके वीडियो सेट बाय सेट बना रखे हैं। आपको उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो से अगर आपको कुछ मिला, इफ़ यू हैड गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।